बच्चों, आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए जो 2028 में आप एग्जाम देने वाले हो, उसके लिए मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको A to Z चीज बताने वाला हूं। अगर बेटा आपका ड्रीम है कि अपने भारत के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, जैसे कि सबसे टॉप पे आपका एम्स दिल्ली आता है, जैसे जो बच्चे IIT JEE का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए टॉप कॉलेज जो है IIT बॉम्बे और दिल्ली होता है, वैसे ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे टॉप पे जो मेडिकल कॉलेज है वो है आपका एम्स दिल्ली। अब इस कंपटीशन में नहीं पढ़ना है कि सर IIT मुंबई या दिल्ली बड़ा है कि एम्स दिल्ली बड़ा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्लियर है कहानी? तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि 11th से हम प्रिपरेशन जो है नीट का कैसे स्टार्ट करें। तो बेटा एक चीज समझना, मेरी बात को ध्यान समझना थोड़ा सा। अगर आपका नीट या जेई जो भी है देने का अगर मन है, बहुत सारे बच्चे मैथ्स भी लेते हैं, बायो भी लेते हैं, तो बेटा मैं नीट के लिए स्पेसिफिकली आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं, इसलिए मैं बार बार नीट बोलूंगा, आप उसको जेई के लिए भी समझ लेना, ठीक है? अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेटा आप जो 2028 में एग्जाम देने वाले हो, उसमें आप बोर्ड का भी एग्जाम दोगे, नीट का भी एग्जाम दोगे, हाँ या ना? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार पहले ना मैं बोर्ड दे देता हूं आराम से, चिल होकर के, रिलैक्स होकर के, फिर उसके बाद नीट का तैयारी करूंगा। मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है आपका, ये उतना सही नहीं है। क्यों? आपको जो चीज पढ़ना है केमिस्ट्री में बोर्ड के लिए, वही सेम चीज पढ़ना है आपको नीट के लिए। अच्छा, जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे और जहां से आप पढ़ोगे वो उस लेवल तक आराम से पढ़ा सकते, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे दिक्कत क्या होती है, अगर मान लो आप पहले से ही तैयारी का माइंडसेट नहीं बना के चलते हो, इससे प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि आप थोड़ा चीजों को लाइटली लेते हो। क्लियर है कि नहीं? तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसके बाद पता है क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे बच्चे बार बार ड्रॉप लेते रहते हैं और उनका सिलेक्शन सही से नहीं हो पाता, क्योंकि फाउंडेशन गड़बड़ हो चुका है। अब जरा सोचो, कुछ चीजें आपको आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं, तो दिक्कत क्या होता है? जब बच्चा पढ़ने जाता है तब प्रॉब्लम क्या आता है? कुछ चीजें आ रही हैं, लगता है बहुत इजी है, ये तो आता है मुझे, तब तक कुछ चीजें ऐसी आ गई जो नहीं आता है, गड़बड़ हो गया। इसलिए हमें सीरियसली तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, बहुत समय भी नहीं लगता है, बहुत एफर्ट भी नहीं लगता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ कोई पढ़े, क्योंकि 2 साल है ना, तो बहुत अच्छा कर सकता है। नीट के एग्जाम में भी, बोर्ड के एग्जाम में तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा, तय है। अब सुनो ध्यान से, मैं एकदम आपसे बात करूंगा नीट के लिए, आप उसको जेई के लिए भी और बोर्ड के लिए भी सेम टू सेम समझते चलिएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, आपको बता दूं, जो नीट का सिलेबस है ना, वो एनसीईआरटी के हिसाब से ही है। मतलब जो अपने पूरे देश में एनसीईआरटी जो चलता है ना, उसी के हिसाब से सिलेबस है। अच्छा, चूंकि आप लोग 10th पास करके आए हो, तो थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि यहां पर क्या है 10th से अलग, 9th और 10th से अलग। जो 9th 10th में आप चीजों को पढ़े थे ना, जैसे आप लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, आपने लाइट के बारे में पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा छोटा मोटा चीज, उन सब चीजों को डीप में यहां पर पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक चीज पढ़ाई जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? बहुत बेसिक से बहुत स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाएंगी। अब आपसे मुझे एक प्रॉमिस ये चाहिए कि क्या आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के लिए, जो भी आपका कॉलेज है, उसके लिए एक्साइटेड हो? यस और नो? कैसे पता चलेगा मुझे? आप नीचे अपना नाम लिखोगे और अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज लिखोगे, क्योंकि आप फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो, इसलिए मैं आपको फ्यूचर डॉक्टर बोलूंगा। जेई वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फ्यूचर इंजीनियर भी मुझे बोलिए, जो जेई और नीट दोनों दे रहे हैं। ठीक है बेटा, फ्यूचर इंजीनियर भी बोल देता हूं आपको, ठीक खुश? अब सुनो, तो आप अपना नाम लिखोगे और अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज लिखोगे। मैं यहां पर नीट के लिए स्पेसिफाई होकर के बातचीत करता हूं, ठीक है? अब देखो बेटा, एक चीज समझना ध्यान से, आप जो वहां पर पढ़े थे ना चीजों को, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक मतलब कि वो ना बाहर में वो बना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत ही इजी है। बस सही तरीके से, सही गाइडेंस से प्रिपरेशन करते चलना है। ऐसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि जरा बता, जहां पर भी आप रहते हो, सपोज दैट कि आप किसी एक गांव में रहते हो, ठीक है? उस गांव से आपको मान लो कि दिल्ली आना है और आपको कुछ नहीं पता है, तो आपके लिए बहुत कठिन है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता चल जाए, कोई गाइड कर दे, हाथ पकड़ ले अगर, तो बड़ा इजी हो जाएगा पहुंचना, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं कहानी? अब सुनो, यहां पर मैं आपको A to Z चीज बताने वाला हूं।
क्या क्या बताऊंगा, ध्यान देना है। मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री में कितने पार्ट्स हैं, उन जो केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, A to Z चीज, क्या स्ट्रेटजी होगी उनको पढ़ने की, और आपको एक प्रो टिप भी देने वाला हूं। अब एकदम ध्यान से सुनो। अब जो वीडियो स्टार्ट होने वाला है ये आपके लिए गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पॉज कर लो और कॉपी और पेन बेटा लेकर के आ जाओ, ताकि मैं जो बोलता चलूं उसको लिखते चलो। ये एक मतलब आपके ड्रीम का सवाल है, ध्यान देना है। और एकदम आप लोग सीरियस बच्चे हो, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं, तो आप एकदम कॉपी पेन लेकर के आइए, चीजों को नोट डाउन करते चलिए कि आगे चल करके कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये जो चैनल है ना आपका नीट ई सरल, ये बहुत ही काम आएगा आपको, हमेशा काम आएगा। क्लियर है कहानी? तो इसको आराम से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को सेव कर लीजिएगा। ये बहुत काम का वीडियो है, केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सर अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है बच्चों अर्नव तिवारी। बच्चे मुझे प्यार से एटी सर बोलते हैं, और मैं पिछले आप लगभग मान के चलो कि अब तो 12 ईयर्स हो गए, 11 साल प्लस आप बोल सकते हो पढ़ाते हुए मुझे हो गए हैं। तो मुझे बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और मेरा पैशन है बच्चों पढ़ाना, बच्चों को गाइड करना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सर केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शॉर्ट में इनको PCOC IOC ऐसे करके बोलेंगे। क्लियर है? क्या क्या है जरा बताओ। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक, और तीसरा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सुनो ध्यान से। फिजिकल केमिस्ट्री जो 11th है उसमें आपके चैप्टर्स कितने हैं? 8। कौन कौन चैप्टर है सर? एक है बेसिक केमिस्ट्री, जिसमें कि जैसे मान लो कोई बच्चा बिल्कुल जीरो पे है, डर लगता है, कुछ नहीं सर मैंने थोड़ी गलतियां करी थी, मक्कारी थोड़ी कर दी थी सर मैंने 9th 10th में सर, मैं लेकिन चाहता हूं कि बहुत बेहतरीन करूं, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करूं, अपने जीवन में कुछ प्राउड महसूस करूं सर, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाऊं। कुछ ऐसा अगर आपका मतलब कि मोटिव है, खराब हो चुका है, नहीं ढंग से पढ़ पाए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या आप मान लो कि अच्छे बच्चे हो, आपको चीजें आती हैं, बट ये जो बेसिक केमिस्ट्री है ना, ये आपको कनेक्ट करवाता है 9th 10th और 11th को। मतलब एक ब्रिज है, दिस इज द ब्रिज। क्या? बेसिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत जगह पर इस चीज को बच्चे मिस करते हैं, इसीलिए उनको मुश्किल आती है। आया समझ में कि नहीं? अब देखो, अगर कोई एक चीज समझना, सुनो। जैसे मान लो कोई आपका दोस्त फोन करे, भाई तू आजा, ऐसा फोन करे, भाई तू आजा, और उससे पूछोगे ना कहां बुला रहे हो, ये भी पूछोगे कि भाई तू मेरे से तो पूछ मैं हूं कहां पे, यानी किस जगह पर कोई है और कहां जाना है, ये बड़ा मतलब कि इंपॉर्टेंट होता है जानना। हाँ या ना? ऐसे मैं आपको बोल दूं कि बेटा आ जाओ, अब पूछोगे ना कहां हूं सर, बात समझ में आ रही नहीं? मैं बोल दूं कि कोटा में आ जाओ, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो मैं बोल दूं कि कोटा में आ जाओ। अब कोटा में सिर्फ आ जाओ काम चलेगा क्या? नहीं ना, तो क्या बताना पड़ेगा? पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा। तो इसीलिए जान लो, ध्यान देना, समझना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज जानना बहुत जरूरी होता है। और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, बहुत जगह पर नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखो मोल कॉन्सेप्ट की बच्चों बात करता हूं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी में इसका नाम दिया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी में बेटा इसको एक ही चैप्टर बोला है और नाम क्या दिया है? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बहुत जगह पर अलग अलग करके पढ़ाते हैं, जैसे हमारे यहां अलग अलग करके पढ़ाते हैं, इस में हम लोग इसको अलग पढ़ाते हैं। बहुत सारी जगह पर इसको एक ही साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में दिया है। फिर आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयन इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी में इन दोनों चैप्टर को एक ही नाम से दिया है, इक्विलिब्रियम नाम से। मैक्सिमम जगह पर इसको अलग अलग करके ही पढ़ाया जाता है। फिर आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, लास्ट चैप्टर हो गया क्लास 11th के फिजिकल केमिस्ट्री। कितने चैप्टर हो गए बेटा? 8 चैप्टर हो गए इसमें। ठीक है, आप इसको नोट भी करते चलो, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, क्लास 12th में 3 चैप्टर इजी हो गया कि नहीं? इसमें कितने चैप्टर? 8 चैप्टर। इसमें कितने चैप्टर? 3 चैप्टर। और समझ में आ रहा है क्यों बोला था मैंने प्रिपरेशन करने के लिए? क्योंकि क्लास 12th इजी है। अगर हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे, सब बेसही है, मतलब ये जो जितने भी चैप्टर पढ़े ना आप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब मेरी बात को मानो, आप जैसे अभी तो जानते नहीं हो ना, पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि
ये समझ लो कि दिस इज अ स्केलेटन, बैकबोन है ये चैप्टर। ठीक है, अब सुनो, सॉल्यूशन है सबसे पहला चैप्टर, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और फिर केमिकल काइनेटिक्स है। इसी नाम से आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 3 चैप्टर है। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, किसके बारे में बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम नंबर, फिर पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल और फिर पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्वांटम नंबर जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। अब देखो ना, ऐसा डिजाइन होता है, सिलेबस ऐसा बनाया जाता है। अच्छा, क्वांटम नंबर एनसीईआरटी में जाकर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप बेसिक केमिस्ट्री जाकर एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ये अब ये नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना, ये ब्रीज है, ये ब्रीज है। अब सुनो, ध्यान देना, क्वांटम नंबर है, ये समझ लो कि तरीके से बेस हो गया किसके लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। क्लियर है कहानी? अच्छा, और ये जो बेसिक केमिस्ट्री है बेटा, ये बेस हो गया फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए या पूरी केमिस्ट्री के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बेसिक केमिस्ट्री समझ लो कि पूरी केमिस्ट्री में आएगा, फिजिकल के लिए भी, ऑर्गेनिक के लिए भी, इनऑर्गेनिक के लिए भी। फिर हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। यहां पर ये चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नाम से दिया है एनसीईआरटी में, और केमिकल बॉन्डिंग इसका नाम है वहां पर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, हाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे। सब नाम नहीं सुने होंगे, नई नई चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये दोनों जो चैप्टर है ना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मालूम है, इन 2 चैप्टर को मिला करके 5 से 7 क्वेश्चन आ जाता है। अब जरा गुना करो, 7 से गुना करो, 7 को 4 से, 28 नंबर का क्वेश्चन आता है सिर्फ ये 2 चैप्टर से। इतना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पी ब्लॉक है। देखो, पी ब्लॉक जो 13 14 है, 13 एंड 14 ग्रुप, पीरियोडिक टेबल होता है ना, तो उसमें ग्रुप्स होते हैं। तो अभी थोड़ा ध्यान रखते चलो, ठीक है सर, क्या है कैसे है, अभी चिंता मत करो, इसलिए बोला लिखते चलो, लिखते चलो। लिखोगे 13 14 को कई बार जो है कई जगह पर 11th में पढ़ा दिया जाता है, और कई बार इसको 12th में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद पढ़ा देते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे होता रहता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, और ये 15 से लेकर के 18 तक इसको 12th में लोग पढ़ा देते हैं। अब जब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है। ये एनसीईआरटी आप खोलोगे ना, तो उसमें बेटा ये चैप्टर नहीं मिलेगा, बट नीट के सिलेबस में है। बहुत इजी चैप्टर है, 4-5 क्लास का है, बहुत आसान होता है। ठीक है, डी एंड ए ब्लॉक एनसीईआरटी में भी है, नीट में भी है। सॉइल एनालिसिस ये एक तरीके से समझ सकते हो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है। एक्सपेरिमेंटल आप लोग करते हो ना केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है। आई बात समझ में कि नहीं? अरे करते हो ना एक्सपेरिमेंट स्कूल में, तो वही वाला केमिस्ट्री। ठीक, अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर से वही देखो ना, हर एक जगह पर बेसिक 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आईयूपीएससी नेमिंग है, जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो 2 चैप्टर है ना, कई बार कुछ जगह पर इसको 12th में भी पढ़ा देते हैं और कई जगह पर 11th में भी पढ़ा देते हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा टेक्निकल होता है, थोड़ा कठिन भी होता है। ठीक है, अब चूंकि 11th में बहुत हैवी है ना, तो कई बार इसको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करती हैं, 12th में लेकर के पढ़ा देती है। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये रहा पूरा मामला आपका। अच्छा, ये 11th हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर आप आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th में, हैलोएल्केन हाइलोरेन से स्टार्ट होता है। पार्ट ये जो बुक 2 है उसमें है, ये किसमें है? एनसीईआरटी के बुक 2 में। ठीक है, 12th का। जैसे एनसीईआरटी में ना 11th में भी 2 बुक्स हैं, 12th में भी 2 बुक्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एल्कोहल फिनोल ईथर है, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके एल्डिहाइड कीटोन बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, और आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इन सब चीजों के स्क्रीनशॉट को लेते चलेंगे। ठीक है ना? सबके ये तो ले चुके हो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो बेटा, ये भी ले लो। ठीक है, ये आपका हैलोएल्केन हाइलोरेन, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हो गए? फिजिकल केमिस्ट्री में 11 चैप्टर, 8 11 और 3 12th। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 चैप्टर, आईओसी में 7 चैप्टर, 3 चैप्टर 11th के, 4 चैप्टर 12th के। ओसी में 13 चैप्टर, 6 चैप्टर 11th के, 7 चैप्टर 12th के। क्लियर है कहानी? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दो कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये बात समझ में नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा शॉर्ट्स बना करके या वीडियो बना करके, जैसे भी होगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बहुत मतलब कि आपको फायदा मिलेगा। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोगों ने पास्ट डिस्कस कर लिया, कौन कौन चैप्टर्स उसको कर लिया। अब कैसे पढ़ना है, प्लानिंग कैसे होगी, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा
स्ट्रेटजी क्या होगा साहब? सबसे पहले पीसी, ओसी, आईओसी 3 है, 3 पार्ट हो गए ना केमिस्ट्री में, पीसी, आईओसी, ओसी। अब देखो बायो में जब पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बायो 2 पार्ट में है, एक को बॉटनी बोलते हैं, एक को जूलॉजी बोलते हैं। जहां प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं उसको बॉटनी बोल देंगे, और जहां पर हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे उसको हम लोग जूलॉजी बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में है। केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। अब जरा सुनो, आपका जो बायो है, बायो ध्यान देना, नीट का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। बायो जो है, बायो वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए तो 100 नंबर का है, बोर्ड के लिए। लेकिन नीट के लिए ना, नीट के लिए क्योंकि बायो के बच्चे बायो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। नीट के लिए, नीट में बायो एक जुओ है और एक बॉटनी है। तो जुओ 180 नंबर का और बॉटनी भी लगभग 180 नंबर का। मतलब इसमें बेटा 45 क्वेश्चंस और इसमें भी 45 क्वेश्चंस। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब जरा ध्यान देना, समझना। बायो फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके बोर्ड में भी बेटा जी 100 नंबर का है, मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी ऐसा करके 100 नंबर का है। और नीट में ये अब ऐसा मत समझना जैसे इसमें 2 पार्ट हुआ है तो इसका 3 पार्ट 180 नंबर 180 नंबर 180, ऐसा नहीं है। इसमें ये टोटल 180 नंबर का, यानी कि पूरी केमिस्ट्री मिलाकर के 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इसमें 45, इसमें 45, इसमें 45, यानी कि बायो में टोटल 90 क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं। अब इजी लग रहा है ना, आसान लग रहा है कि नहीं? बायो ज्यादा है, हाँ या ना? अब सुनो ध्यान से। ऐसे फिजिक्स में बोर्ड में आपका 100 नंबर का, और नीट के एग्जाम में जैसा केमिस्ट्री है ना वैसा इसमें आता है 180 नंबर का, यानी कि इसमें भी 45 क्वेश्चंस आपके होते हैं। यानी टोटल जानते हो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 180 क्वेश्चंस हो गए। हर एक क्वेश्चन पे 4 नंबर। जब आप करेक्ट करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक। इनकरेक्ट करोगे, गलत टिक कर दिए तो आपको -1 मिलेगा, और छोड़ दिए, लेफ्ट छोड़ दिए तो आपको 0 मिलेगा। मतलब गलती नहीं करना है, गलती करोगे तो -1 नंबर कट जाएगा। मान लो कि तुम्हारा 5 नंबर आने वाला था ना, एक गलत कर दिए तो -1 होकर कितना आ जाएगा बताओ? 4 ही नंबर आएगा। ऐसा है, समझ में आ रहा है कहानी? ये रहा, ठीक। अब सुनो, ध्यान से समझना है, सुन के चलो। अब इनके स्ट्रेटजी हमें डिस्कस करनी है पीसीयूसी आईओसी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले सुनो फिर आराम से लिख लेना, ध्यान देना। फिजिकल केमिस्ट्री रेफरेंस लेके बताता हूं, ये बिल्कुल फिजिक्स की तरह है। जैसे फिजिक्स पढ़ोगे ना, फॉर्मूले याद करना, नोट्स, एकदम फिजिक्स की तरह है। विजुअलाइज होगा, थोड़ा दिखाई देगा। ये नोट्स, फॉर्मूला होगा, इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब बहुत सारे बच्चों को कठिन भी लगता है फिजिकल केमिस्ट्री, बट एकदम ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक कहां से बनता है जरा सोचो। बोर्ड के एग्जाम में तो नंबर सबको आता है, बराबर नंबर आ सकते हैं, उसमें रैंकिंग का सिस्टम तो है नहीं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक्स आते हैं, मतलब कौन आपसे ऊपर है, कौन आपसे नीचे है। तो जानते हो रैंक वाली चीज में ना, आपको जो इजी है वो तो पढ़ना ही है। जो इजी है वो सब कोई पढ़ रहा है, इसलिए इजी है, सबको आ जाता है, सब कोई पढ़ लेगा, तो आपको तो पढ़ना ही है, ठीक करना है। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके जो कठिन चीजें होती हैं उसको भी कमांड कर ले जाना है। बायो देखो सबको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? तो बायो जब सबको आ जाएगा, देखो जिसको बायो नहीं आ रहा है तो वो तो बेचारा ऐसे ही गरीब है थोड़ा, ठीक है। लेकिन अब जरा सोचो जिसको बायो आ गया, अब रैंक कहां से लाए? नीट का प्रिपरेशन कर रहा है कोई बच्चा, कोई बायो लिया है, शौक से लिया है, जानता है, अच्छा लगता है बायो, पैशनेट है बायो को लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है बायो अच्छा होगा उसका, सिंपल, है ना? तो नीट के जो बच्चे होते हैं, मेजरली बच्चों का बायो अच्छा होता है, ठीक है। अब जरा सोचो, तो अब नंबर कहां से आएगा भाई? तो जो डिफिकल्ट पार्ट्स हैं वहां से। तो केमिस्ट्री में डिफिकल्ट पार्ट बच्चों को ज्यादा क्या लगता है? फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स की तरह है, वैसे ही फिजिक्स भी डिफिकल्ट लगता है। तो हमें क्या करना है? बहुत अच्छे से डेप्थ में चीजों को ध्यान से पढ़ करके, पेशेंस के साथ पढ़ करके काम करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं? बायो पढ़े, बायो में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि ये जानते हो तो बताओ, आंसर सही होगा तो गलत होगा। यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा, जैसे मैथ्स में करते थे। ये है, तो आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। ये जो 4th पॉइंट है ना, यहां पर बच्चे लैग करते हैं। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करनी है, ये रटना शुरू कर देते हैं। कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीखना है फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स की तरह है पूरा।
ये बायो की तरह है, नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट को याद करो, एक्सेप्शन को थोड़ा याद कर लो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, काम बन जाएगा। इसमें तो ऐसे आएगा, टिक करो, हाँ ये चलिए आगे बढ़ते हैं, टिक करिए आगे। मतलब कि इसमें अगर मान लो तुम 1 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो इसमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसी तरीके से है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आता है, नेम्ड रिएक्शन। ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ता है और ये कॉन्सेप्चुअल होता है, मतलब एकदम समझ लो थोड़ा सा, इसमें आप समझ लो कि ये होता है, ये क्यों अटैक करता है, ऐसे ऐसी चीजें आती है। इजी है, मुश्किल नहीं है, ध्यान देना, ये दोनों इजी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों। अब देखो थोड़ा ध्यान देना है, हम लोगों ने पार्ट्स देख लिया, चैप्टर देख लिया, स्ट्रेटजी देख लिया, अब मैं आपको प्रो टिप देने वाला हूं। क्या प्रो टिप है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। प्रो टिप ये है कि आप जो हम लोगों का बैच अभी आया है रिसेंट में, ब्रह्मोस, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। वो ब्रह्मोस बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो हैंड होल्ड सपोर्ट करके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत तगड़ा हेल्प मिलता है। ऐसे एक चीज समझो, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, जैसे मैं हो गया या कोई भी मास्टर हो गया अपना, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हैं, बहुत, मतलब कि आप समझ लो कि बताया था ना अभी जस्ट स्टार्टिंग में कि मान लो दिल्ली जाना है, गांव से चल रहे हो तो कैसे पहुंचोगे दिल्ली? तो कोई अगर हैंड होल्ड सपोर्ट कर दे तो आप आराम से बहुत इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है कि नहीं? आई बात समझ में? तो यहां पर आपको हैंड होल्ड सपोर्ट मिल जाएगा ई सरल के बैच में, ब्रह्मोस बैच में। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके उसमें फोन नंबर दिया हुआ है, आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, कोई हैरानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एटी सर आपका वेट कर रहे हैं, आप जरूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होगी मैं एड्रेस जरूर करूंगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।